Hello students, a very good evening to all of you। उम्मीद है आप सभी लोग बेहतर होंगे और लॉकडाउन की परिस्थितियों में भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। और स्टूडेंट्स, आज का क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। आज की क्लास में बेसिकली मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा उससे पहले समझ लो। कोई भी रिएक्शन आपको दे दे, कैसा भी रिएक्शन दे दे, सवाल बोले रेट ऑफ रिएक्शन निकाल के बताओ। आज की क्लास में आपको सीखने को मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, आज की क्लास में अभिकारकों की सांद्रता में कमी की दर यानी डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रतिफल की सांद्रता में वृद्धि की दर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के बारे में भी आपको नॉलेज देंगे। और साथ साथ किसी अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन और उसके स्टाइक्योमेट्री में, रेट ऑफ रिएक्शन और उसके स्टाइक्योमेट्री में क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, वंस अगेन जो भी छात्र चैनल पे नए हों, मेरी तरफ से मोस्ट वेलकम है उनका। और प्रयास ये कीजिएगा कि रेगुलर आप रहेंगे और देखें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते रहेंगे। जैसे अभी मैं केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो सॉलिड स्टेट चैप्टर के भी आपको न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के सॉल्व करा रहा हूँ। तो ठीक उसी प्रकार केमिकल काइनेटिक्स समाप्त होगा तो इसके भी न्यूमेरिकल्स हम करा देंगे। पर पहले नंबर पे जो टॉपिक मैं पढ़ाऊँ, कम से कम एनसीईआरटी आपका 100% तैयार हो जाए, क्योंकि किसी भी कंपटीशन को निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप एनसीईआरटी के ऊपर पकड़ मजबूत होना चाहिए। और साथ साथ आपको कंपटीशन के सवाल हम कराते रहेंगे। तो समय न गवाते हुए आज का एक बेहतरीन क्लास स्टार्ट करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्टाइक्योमेट्री ऑफ द रिएक्शन, यानी अभिक्रिया की दर और अभिक्रिया की स्टाइक्योमेट्री के रिलेशन का मैं अध्ययन करने जा रहा हूं। तो समझते हैं इस केस में कैसे अभिक्रिया का वेग निकालेंगे। पिछली क्लास की बात करते हैं, सबको याद होगा रेट ऑफ रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, पुराना आना चाहिए और सबका हिंदी लिखने का जरूरत नहीं, ये आपको पता है। इंक्रीज का मतलब बढ़ना, डिक्रीज का मतलब घटना, सांद्रता को इंग्लिश में कंसंट्रेशन कहते हैं। नोट्स में तो आपको हिंदी मिल ही जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर क्या होता था? चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन बटा में टाइम टेकन या समय जो लगा, ये फॉर्मूला था जो हमने आपको पिछली क्लास में बताया। तो कोई रिएक्शन कैसे होती है उसे समझते हैं। मान लीजिए एक सामान्य अभिक्रिया है, जनरल रिएक्शन A + B से C + D। समझिए, मैंने एक अभिक्रिया ले लिया A + B से C + D। अभी इस रिएक्शन को देखकर आप क्या महसूस करोगे? आप यही महसूस करोगे तीर के पीछे A + B है, यानी ये मेरा अभिकारक हो गया, रिएक्टेंट। उसी तरह जो तीर के आगे है C + D या C और D, ये आपका प्रोडक्ट। ध्यान देते रहिएगा स्टूडेंट्स, प्रतिफल या उत्पाद
अब दुनिया का कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, तो मैं आपको बता दूं, प्रारंभ में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अधिक होता है। यानी टाइम t बराबर 0 पे सिर्फ हमारे पास क्या होगा, A और B होगा। यानी स्टार्टिंग में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मैक्सिमम है। जैसे जैसे समय बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ते जाएगा, रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करने लगेगा। यानी समय के साथ रिएक्टेंट के सांद्रता में, कंसंट्रेशन में कमी होने लगा। ये टूटने लगेगा, जितना टूटेगा उतना ही क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो एक बात आप दिमाग में रखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, in any chemical reaction, initially we only have reactant, or at initial concentration of reactant is maximum, but as time passes, concentration of reactant get decreases and concentration of product get increases। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में प्रारंभ में अभिकारक की सांद्रता अधिक होती है, पर समय के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता घटने लगती है और प्रतिफल की सांद्रता बढ़ने लगती है। अब इसी कंसेप्ट पे स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन में आप देखिए, एक सामान्य अभिक्रिया हमने ले ली, अभिकारक का स्टाइयोकेमेट्री। ध्यान देना, मैंने स्टाइयोकेमेट्रिक शब्द का यूज किया। तो स्टाइयोकेमेट्री क्या है आपको समझना है। अभिकारक A के आगे क्या है, 1 है, कुछ नहीं है। B के आगे क्या है, 1 है। C के आगे क्या है, 1 है। D के आगे क्या है, 1 है। यानी इस सामान्य अभिक्रिया में अभिकारक का स्टाइयोकेमेट्रिक गुणांक, स्टाइयोकेमेट्रिक कोफिशिएंट और प्रतिफल का स्टाइयोकेमेट्रिक कोफिशिएंट बराबर है, कोई फर्क नहीं है। अगर मैं इसके लिए लिखूं, ध्यान देते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मैं इसके लिए अभिक्रिया का वेग लिखूं तो आप क्या बोलोगे, A की सांद्रता, रिएक्टेंट की सांद्रता में कमी, फिर रिएक्टेंट की सांद्रता में कमी, यानी डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ A। यही नहीं लिखोगे, या B से भी बोल सकते हो, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ B। देखिए, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, मुझे बहुत डिटेल में समझाना है ताकि आपको कंपटीशन भी निकले और बोर्ड तो तैयार हो, इसीलिए इतना डिटेल में बता रहे हैं। नहीं तो चाहते तो डायरेक्ट फॉर्मूला और ट्रिक देके आगे बढ़ सकते थे। पहले डिटेल में समझ लेंगे, फिर डायरेक्ट फॉर्मूले से भी समझेंगे। यानी रेट ऑफ रिएक्शन, अगर रिएक्टेंट के हिसाब से बोलोगे तो बोलोगे A की सांद्रता में कमी या B की सांद्रता में कमी, और हमें पता है C और D प्रोडक्ट है, यहाँ बोल सकते हैं प्रोडक्ट है तो बढ़ेगा ना, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ C या इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ D। यानी बोर्ड पे ये जो सामान्य अभिक्रिया लिखे थे, आप इसको ऐसे ही व्यक्त कर सकते हैं। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, डिक्रीज है यानी घट रहा है, तो उसके घटने के लिए क्या, कौन सा साइन लगाते हैं, माइनस साइन। कौन घट रहा है, A, तो लिख देंगे डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ A की जगह माइनस DA बाई dt। इसके लिए डिक्रीज है तो माइनस
dP बाई dt। इसके लिए इंक्रीज है तो प्लस हो जाएगा dC बाई dt, और ये भी प्लस हो जाएगा d बाई dt। ये क्या निकल कर आ गया? रेट ऑफ रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, यहां पर स्टूडेंट्स हम लोग के लिए चीजें काफी आसान थी। क्यों आसान है? क्योंकि इस अभिक्रिया में ये जो सामान्य अभिक्रिया हमने लिया, ये जो जनरल रिएक्शन लिया, यहाँ पर स्टाइयोकेमेट्रिक कोफिशिएंट सब बराबर, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, यानी ये रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा, ये रिएक्शन हमें ये बतलाता है अभिकारकों के घटने का दर और प्रतिफल के बनने का दर बराबर है। जितना A घट रहा है उतना ही C बनेगा, जितना B घटेगा उतना ही D बनेगा, क्योंकि इनका स्टाइयोकेमेट्रिक गुणांक बराबर है। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, 1, 1। अब मान लीजिए आपने कहा सर ये तो जनरल रिएक्शन हो गया, ये एक सामान्य अभिक्रिया हो गया। एक कोई क्वेश्चन लेके बताइए, उसके लिए देखा जाए। अब मान लीजिए मैं आपको कहता हूं, ध्यान देना, NO2 गैसेस, ध्यान दीजिएगा, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस, ये रिएक्शन होता है CO2 गैसेस बनता है और साथ में NO गैसेस। और स्टूडेंट्स मैं यहां लिख देता हूं, कट जा रहा है, ध्यान, NO2 गैसेस, CO गैसेस, CO2 गैसेस, NO गैसेस। यानी अब ये क्वेश्चन आपको दे दिए, सवाल कहता है इसके लिए आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखो। पहली बात आप तुलना कर दो A प्लस B से, C प्लस D से। जैसा ये रिएक्शन है उसी तरह ये है। आप खुद समझ लो स्टूडेंट्स, तीर के पीछे वाला अभिकारक होगा रिएक्टेंट, और तीर के आगे वाला क्या होगा स्टूडेंट्स? प्रोडक्ट होगा। बस मेरी एक ही बात याद रखना, हमेशा कभी भूलना मत यार, जो रिएक्टेंट होगा उसके आगे माइनस का साइन लगेगा, और वो ये बतलाता है कि समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में कमी हो रहा है। समय के साथ एज टाइम पासेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स गेट डिक्रीजेस, और प्रोडक्ट जो पॉजिटिव है वो बताता है समय के साथ प्रोडक्ट की सांद्रता बढ़ रही है। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि लीजिए इसके लिए आप रेट लिख के बताइए, अगर अभिकारक के रूप में लिखोगे माइनस D बाई dt, किसका लिखोगे? NO2। कोई पूछे कि सर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगा रहे हो, ध्यान देना, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगा रहे हो? ये स्क्वायर ब्रैकेट स्टूडेंट्स सांद्रता को बता रहा है। किसको बता रहा है? कंसंट्रेशन को, यानी NO2 का कंसंट्रेशन समय के साथ D बाई dt, माइनस लगा क्योंकि रिएक्टेंट का। इसी तरह CO माइनस D बाई dt, CO, यही ना होगा। अब कोई कहे कि सर प्रोडक्ट के साथ लिख के दिखा दीजिए, अगर प्रोडक्ट के साथ लिखेंगे यही हो जाएगा प्लस D बाई dt CO
फिर उसके बाद प्लस d/dt कंसेंट्रेशन NO, यही लिखाएगा। स्टूडेंट्स कुछ कट रहा है तो उधर कर देते हैं। तो देख लीजिए, अब अगर मैं मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लूं, PCl3 प्लस Cl2 क्या बन रहा है? PCl5। अब मैं आपसे बोलूं कि आप इसके लिए रेट लिख के बताओ, तो पहला काम आप पहचान लो जो तीर के पीछे है वो किसको बता रहा है? अभिकारक को। तीर के आगे वाला किसको बता रहा है? प्रोडक्ट को। ये आप पहचान लीजिए। आपको रेट लिखना है अभिक्रिया, अभिकारक के आगे माइनस d/dt तो हमें लिखना ही है, पर किसका? PCl3 का सांद्रता। उसके बाद d/dt किसका? Cl2 का सांद्रता। पर अभिकारक था, रिएक्टेंट था, तो समय के साथ घट रहा है, इसलिए किसका प्रयोग कर दिए? माइनस का। प्रोडक्ट के रूप में अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं d/dt कंसेंट्रेशन किसका? PCl5 का। तो अब स्टूडेंट्स एक बार हम लोग टोटल कंसेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ाया। ध्यान दीजिएगा, आज की क्लास में स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया रेट ऑफ रिएक्शन। पुरानी क्लास से ही हम जानते थे चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यानी मोलर सांद्रता में परिवर्तन को समय से भाग दे दिए तो अभिक्रिया की दर में परिवर्तन आ गया। फिर मैंने कहा एक सामान्य अभिक्रिया लेते हैं, जनरल रिएक्शन A प्लस B से C प्लस D। इसमें आपको बता दिया तीर के पीछे वाला अभिकारक, आगे वाला उत्पाद प्रतिफल, और आपको बताया कि यार समय के साथ अभिकारक का कोई भी रिएक्शन होती है, टाइम के साथ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कमी होती है और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में वृद्धि होती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा? A की सांद्रता में कमी या B की सांद्रता में कमी, प्रोडक्ट के रूप में लिखोगे C की सांद्रता में वृद्धि या D की सांद्रता में वृद्धि। डिक्रीज का मतलब कमी, कंसंट्रेशन का मतलब सांद्रता। नोट्स में सब हिंदी मिलेगा, परेशान मत होना, ना तो हिंदी मीडियम ना तो इंग्लिश मीडियम। रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ A या डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ B या C और D प्रतिफल है तो इंक्रीज लग जाएगा। अब मैंने आपको सिखाया था जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, ये जो डिक्रीज है इसको बताने के लिए कौन सा साइन लगा देते हैं? माइनस साइन। रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा? माइनस dA/dt या माइनस dB/dt, और प्रतिफल के रूप में लिखोगे प्लस dC/dt या प्लस dD/dt। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल आप लोगों के साथ डिस्कस किए। हमने कहा मान लो ये रिएक्शन आपको दिया है NO2 प्लस CO2 प्लस NO, ये क्वेश्चन दे दिए। इसका रेट आपको लिखना है। आपको पता है जो रिएक्टेंट है वो माइनस होगा, NO2 d/dt, NO2 माइनस d/dt कंसंट्रेशन ऑफ CO। उसी तरह जो प्रोडक्ट है वहाँ प्लस d/dt कंसंट्रेशन ऑफ CO2 प्लस d/dt कंसंट्रेशन ऑफ NO। हम लोग PCl3 प्लस Cl2 PCl5 का भी लिख सकते हैं। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट्स क्या हर रिएक्शन आपको ऐसा मिलेगा? क्या इन ऑल रिएक्शन
वी विल गेट इक्वल स्टाइयोकेमेट्रिक कोफिशिएंट्स रेशो। क्या हर अभिक्रिया में स्टाइयोकेमेट्रिक गुणांक बराबर होंगे? मतलब ए के आगे 1, बी के आगे 1, सी के आगे 1, डी के आगे 1। क्या हर रिएक्शन में वो होगा? जिन रिएक्शन में होगा उसके लिए हमने लिखना सीख लिया। अब जिनमें नहीं होगा, जिन रिएक्शन में नहीं होगा, उनके लिए हम सीखेंगे कैसे करते हैं। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान दिया करो, जो लोग वीडियो को देखा करो, क्योंकि काफ़ी मेहनत किया जाता है। वीडियो को देखते हो तो देखने के बाद अगर पसंद आता है लाइक जरूर किया करो, और बेहतर लगता है तो अपनी फीलिंग्स को शेयर किया करो, कमेंट जरूर किया करो। तो आगे बढ़ते हैं। और स्टूडेंट्स, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सॉरी, तीसरा हो गया ना। मैं तीसरा एग्जाम्पल लेता हूं जिसमें स्टाइयोकेमेट्री, ध्यान दीजिएगा, एयर जाने अनजाने इस प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ाने का मौका मिला। कोचिंग में इतना बिजी शेड्यूल होता था स्टूडेंट्स, सुबह मॉर्निंग में आप लोग आ जाएंगे 6 बजे से 10-11 वैसे ही बज गया, कुछ आराम करने के बाद फिर इवनिंग में बैच। कभी ये रियलाइज हो ही नहीं पाता था कि इस YouTube के प्लेटफॉर्म का इस तरह से यूज़ हो सकता है। और लॉकडाउन ने कम से कम हम टीचर्स को भी ये सिखाया कि कैसे अपने स्टूडेंट्स के प्रति समर्पित रह सकते हैं, कैसे अपने आप को चेंज कर सकते हैं। वही एक प्रयास है। देखो, जेन्युइनली, मोस्ट जेन्युइनली स्पीकिंग यार, तुम अपने आप से ही अपना कंपटीशन किया करो। जो कल किए आज उससे बेहतर करो। जो आज करोगे प्रयास करो अगली बार उससे और बेहतर करो। अपने आप आपके अंदर सुधार होगा। तो ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए भी नया है, पर आपको बता दें, मैं अपनी तरफ से रियलाइज करता हूँ कि क्लास वाला फीलिंग जरूर आपको आता होगा। जैसे क्लास में आप लोग समझ पा रहे होंगे, अगर पूरे लेक्चर को आप देखेंगे तो समझ पाएंगे। तो भाई आगे बढ़ते हैं। मैं तीसरा एग्जांपल लेता हूं। ध्यान दीजिए, N2 गैसियस प्लस 3H2 gaseous 2NH3 अमोनिया। यार, अब अगर हम आपको बोले कि आप इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखें, तो पहला नंबर आप बताइए, क्या यहाँ पर स्टाइयोकेमेट्रिक कोफिशिएंट बराबर है? नहीं, यहाँ N2 के आगे 1 है, H2 के आगे 3 है, यहाँ NH3 के आगे 2 है। तो पहला काम, कम से कम हम फैसला कर लें कि रिएक्टेंट कौन से हैं और प्रोडक्ट कौन से हैं। तीर के पीछे वाला रिएक्टेंट हो गया और ये आपका प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मतलब अभिकारक, प्रोडक्ट का मतलब प्रतिफल या उत्पाद। एक बात तो हमें पता है कि माइनस किसके आगे लगेगा? रिएक्टेंट के आगे। क्यों? क्योंकि समय के साथ अभिकारक की सांद्रता रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कमी होता है और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में वृद्धि होता है। तो समझते हैं, पर यहाँ पर फर्क है स्टाइयोकेमेट्री में। यानी अब मैं आपसे उन रिएक्शन का रेट की बात करूंगा जिनका स्टाइयोकेमेट्रिक कोफिशिएंट अलग अलग है। इस रिएक्शन को देखो, ये रिएक्शन हमें क्या कहती है? N2 का, ध्यान देना, N2 का अगर ऐसे ही बात करें, 1 मोल
H2 के कितने मोल से? 3 मोल से। समझ में? N2 का 1 मोल H2 के 3 मोल से क्या करता है? संयुक्त होता है। संयुक्त यानी कंबाइन होता है, तो क्या बनता है? अमोनिया का 2 मोल, NH3 का 2 मोल बनता है। इसको ऐसे देखने पे एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका हम कह सकते हैं कि अगर N2 का 1 मोल अभिक्रिया कर रहा है, समझिएगा, N2 का 1 मोल रिएक्शन करता है तो H2 का कितना मोल करता है? 3 मोल करता है। यानी H2 का अभिक्रिया करने का दर कितना हुआ? 3 गुना हुआ। किसके? N2 के। यानी H2 का, मैंने क्या बोला? N2 का 1 मोल रिएक्शन करता है, N2 का 1 मोल रिएक्शन करता है तो H2 का कितना मोल रिएक्शन करता है? 3 मोल रिएक्शन करता है। यानी N2 की अपेक्षा N2 की अपेक्षा H2 कितना गुना अभिक्रिया कर रहा है? 3 गुना अधिक कर रहा है ना। अब N2 का 1 मोल अभिक्रिया किया तो अमोनिया का देख लो, NH3 का कितना मोल? 2 मोल ना। तो मैं कह सकता हूं N2 का अगर 1 मोल अभिक्रिया किया तो इसकी अपेक्षा NH3 का कितना मोल प्राप्त होता है? 2 मोल प्राप्त होता है। N2 की अपेक्षा NH3 का कितना मोल प्राप्त हो रहा है? 2 मोल प्राप्त हो रहा है। इस कंसेप्ट को समझ लो, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएंगे। 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्शन करता है 3 मोल हाइड्रोजन से, ठीक है। तो प्रतिफल बनता है प्रोडक्ट 2 मोल NH3। एक बात मैंने बोला, फिर मैंने कहा इसको दूसरे तरीके से पढ़ो। नाइट्रोजन का 1 मोल रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन का कितना मोल करता है? 3 मोल। यानी नाइट्रोजन की तुलना में हाइड्रोजन का अभिक्रिया का दर कितना हो गया? 3 गुना हो गया। इसी तरह नाइट्रोजन का 1 मोल करता है तो अमोनिया का 2 मोल प्राप्त होता था ना। यानी नाइट्रोजन 1 मोल किया तो अमोनिया 2 मोल किया, तो नाइट्रोजन की तुलना में अमोनिया का दर कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। यानी इस तरह की रिएक्शन में स्टाइयोकेमेट्रिक अनुपात अलग अलग है। तो स्टाइयोकेमेट्रिक रेशियो क्या है? डिफरेंट है, अलग अलग है। तो क्वेश्चन अराइज होता है इन सब रिएक्शन के लिए अभिक्रिया की स्पीड कैसे लिखेंगे? तो ध्यान देते रहिएगा, सब पुराना कंसेप्ट ही लेंगे। अभिक्रिया की स्पीड रेट को हम कैसे लिखेंगे? तो बहुत सीधा सा कंसेप्ट, नजर बोर्ड से इधर से उधर ना हो। यार ये नजर बड़ा धोखा देता है। रेट ऑफ रिएक्शन अब हमें लिखना है, सब कुछ सेम जैसे पहले लिखते थे। रिएक्टेंट के आगे माइनस,
डी बाई डी टी इंटू माइनस डी बाई डी टी H2, प्रोडक्ट है प्लस हो जाएगा, प्लस ना भी लिखो तो समझ जाओ कुछ नहीं है, मतलब प्लस डी बाई डी टी NH। अब स्टूडेंट्स इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको देने जा रहे हैं। क्योंकि इस रिएक्शन में जवाब सुनिएगा, क्योंकि इस रिएक्शन में रिएक्टेंट की स्टाइयोकेमेट्री 1 3 और प्रोडक्ट की स्टाइयोकेमेट्री कोफिशिएंट 2 है यहाँ। क्योंकि इस रिएक्शन में रिएक्टेंट की स्टाइयोकेमेट्री और प्रोडक्ट के स्टाइयोकेमेट्री में अंतर होता है, तो उस अंतर को समाप्त करने के लिए, अभिक्रिया के वेग को पूर्णतः समान लाने के लिए हम क्या करते हैं, जो अभिकारक के टूटने का दर होता है, अभिकारक का जो कमी का दर होता है, या जो प्रतिफल का वृद्धि का दर होता है, उसमें स्टाइयोकेमेट्रिक कोफिशिएंट से भाग दे देते हैं। ध्यान देना, जो अभिकारक का कमी का दर है उसमें स्टाइयोकेमेट्रिक कोफिशिएंट से भाग दे देंगे। अगर इसमें आप 1 से भाग दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर यहाँ पर स्टाइयोकेमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 3 है, तो इसमें हम कितने से भाग दे देंगे, 3 से भाग दे देंगे, तो कुछ ये बन जाएगा। यहाँ पर स्टाइयोकेमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 2, तो हम 2 से भाग दे देंगे। ये हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। अब दुनिया का कोई भी रिएक्शन होगा उसको आप इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, यानी जो यहाँ पर स्टाइयोकेमेट्रिक कोफिशिएंट है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते समय उतने से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अब ये तो मैंने एक बात बताई जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इतना समय हमारे पास नहीं है कि बार बार हम देखेंगे कौन घट रहा है कौन बढ़ रहा है। डायरेक्टली मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं, जो कैसा भी रिएक्शन होगा सब पे अप्लाई होगा। तो जो बातें मैंने आपसे बोली वो समझ लीजिए। वैसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का स्टाइयोकेमेट्री बराबर है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे A + B था, C + D, तो हमने लिख दिया रेट ऑफ रिएक्शन -dA/dt बराबर -dB/dt बराबर +dC/dt +dD/dt, ये बताया। पर वैसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टाइयोकेमेट्री में अंतर होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखते समय हम क्या करेंगे, अभिकारकों के सांद्रता में कमी का दर, जो भी अभिकारकों के सांद्रता में कमी का दर होगा या जो भी प्रतिफल के सांद्रता में वृद्धि का दर होगा, उसमें उनके स्टाइयोकेमेट्रिक कोफिशिएंट से भाग दे देंगे। जैसे यहाँ पर 1 से भाग दे देंगे, यहाँ पर 3 से भाग दिए और यहाँ पर 2 से। देख लीजिए एक बार बोर्ड पे। अब स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला बता देते हैं आपको, एक ट्रिक बता देते हैं जो सब पे लागू होगा। आइए समझते हैं। ध्यान दीजिएगा। एक जनरल रिएक्शन लेते हैं, सामान्य अभिक्रिया, यानी अब जितना रिएक्शन मिलेगा सब इसी तरह होगा।
ए बी बी, एक्स एक्स वाई वाई, यानी मैंने एक सामान्य रिएक्शन ले लिया। अगर इसमें आपको बोलूं कि स्टाइयोकेमेट्रिक कोफिशिएंट अभिकारक ए का स्मॉल ए हो गया, बी का स्मॉल बी, कैपिटल एक्स का स्मॉल एक्स, कैपिटल वाई का स्मॉल वाई। अगर आपने सही से समझा तो रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। बहुत आसान है स्टूडेंट्स, बस अपने ऊपर बिलीव रखना है। रेट ऑफ रिएक्शन, तीर के पीछे वाला अभिकारक है ना, तो पहले आप लिख दीजिए जो रिएक्टेंट है, आप ऐसे देखें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, परिवर्तन होता है डी बाई डी टी, तो लिखोगे कितनी बार, 1 2 3 4, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी। अब अगर रिएक्टेंट के लिखना है, सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता को ए से दिखाते हैं, रिएक्टेंट है तो माइनस लग जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ बी, और बाहर क्या लगेगा माइनस का साइन, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स बाई डी टी, यहाँ डी बाई बाई डी। पर आप ये बताओ क्या ये 100% सही है? नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर स्टाइयोकेमेट्रिक कोफिशिएंट तो अलग अलग है, ए बी एक्स वाई है, तो हमें लिखना होगा यहाँ पर क्या है ए, तो लिख देंगे 1 बाई स्मॉल ए, यहाँ पर स्मॉल बी है 1 बाई बी, यहाँ पर स्मॉल एक्स है 1 बाई एक्स, और यहाँ पर 1 बाई वाई। अब ये आपका सही कंसेप्ट। अब स्टूडेंट्स इसमें एक और आपको बताने जा रहे हैं, ये ध्यान देना, समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है। कई बार आपसे बोल दे ए के समाप्त होने की दर बताओ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, क्वेश्चंस में आता है सीधे लिखोगे माइनस डी ए बाई डी। इसी प्रकार रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, रिएक्शन हो रहा है तो अभिकारक समाप्त होगा ना, माइनस डी पी बाई डी टी। ये एक अलग कंसेप्ट है, ऊपर वाला अलग था, केवल मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। कभी आपको बोल दे ए के गायब होने की दर या बी के गायब होने की दर या ए के विलुप्त होने की दर या बी के विलुप्त होने की दर, सीधे माइनस डी ए बाई डी टी, माइनस डी बी बाई डी टी। इसी प्रकार यदि आपसे बोल दे एक्स के निर्माण होने की दर, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्स, बन रहा है निर्माण हो रहा है तो प्लस होगा डी एक्स बाई डी टी, या इसी तरह बोल दे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई, प्लस साइन के साथ डी वाई बाई डी टी। क्वेश्चंस में सबका आपको बहुत जरूरत पड़ता है। लीजिए यहाँ पर हम लिख दिया, इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, मैंने आपसे बताया अब आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस ए से ए प्लस बी से बी डबल एरो एक्स एक्स प्लस वाई वाई, इस रूप का कोई अभिक्रिया दिया होगा
तो आपको अभिक्रिया का दर लिखना है, तो आप क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, जो अभिकारक का स्टाइयोकेमेट्रिक गुणांक है वो नीचे आ जाएगा, -1/a, अभिकारक इसलिए माइनस का साइन, dA/dt, -1/b dB/dt। किसी एक का भी उपयोग करके आप अभिक्रिया की दर लिख सकते हो, +1/x dx/dt बराबर 1/y dy/dt। अब मैं प्रयास करता हूं एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बताने का, ध्यान देना। मैं यहां से कह सकता हूं रेट, बोर्ड पे ध्यान देते रहिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, मैं इसको इसके बराबर भी, इसके बराबर भी, यानी 1 2 3 4 5, ये पांचों एक दूसरे के बराबर है, किसी को लिख सकता हूं माइनस रेट ऑफ रिएक्शन में इस रूप में लिखता हूं, -1/a dA/dt। ध्यान देते रहे। अब मैं चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1/a माइनस dA/dt। किसके बराबर है ये, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर। क्या यहां पर कोई फर्क पड़ा? पर अभी मैंने आपको बताया था ए के विघटन की दर, कभी सवाल में आपको कह दे कि ए के विघटन या कमी का दर क्या है, तो कैसे लिखोगे ये जानना है। -dA/dt, ये जो -dA/dt है किसके बराबर है, ए के विघटन की दर। तो आप खुद बताओ, यहां से मैं लिख सकता हूं, इस ए का गुणा यहां पर कर दूं, ए गुणे रेट ऑफ रिएक्शन, ध्यान देते रहना, इस ए का गुणा और यहां पर -dA/dt। पर अब मुझे ये बताओ, ये -dA/dt किसको बता रहा है, ए के विघटन या कमी की दर, यानी यहां से मैं लिख सकता हूं ए गुणे रेट ऑफ रिएक्शन, और इस -dA/dt की जगह ए के विघटन की दर, ये लिख सकते हैं ना। अब आप सोचोगे सर इसकी हमें क्या जरूरत पड़ गई, यार कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं उसमें सीधे पूछता है ए के विघटन की दर बताओ, तुमको रेट ऑफ रिएक्शन दे देगा, ए का मान होगा तो तुम सॉल्व कर लो। इसी प्रकार अब जरूरत पड़ने पर हम बी के विघटन की दर लिख सकते हैं, या एक्स के निर्माण की दर में लिख सकते हैं। तो पहले तरीका समझ लीजिएगा, बोर्ड पर ध्यान देते रहना। मैंने आपसे बोला ये फॉर्मूला है जनरल रिएक्शन के लिए, ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखेंगे। ये फॉर्मूला है रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का। कभी आपको बोले कि ए के विघटन या विलुप्त होने की दर -dA/dt, बी के विघटन या विलुप्त होने की दर -dB/dt, एक्स के बनने की दर या y के बनने की दर। अब मैं यहाँ पर इसी तरह लिख सकता हूँ, आप इस रिएक्शन को देखिए। चलिए एक बार फिर से डिटेल बता देता हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन, बोर्ड पे नजर रहे सबका। अब इस रेट ऑफ रिएक्शन को चाहे मैं इसके बराबर लिखूं या इसके या इसके या इसके, मैं इसके बराबर लिख देता हूँ, -1/b dB/dt लिख सकता हूं।
यहां से B को मैं इधर गुणा कर देता हूं, B गुणे रेट ऑफ रिएक्शन। अब बचेगा क्या, माइनस dB/dt। और मुझे आप ये बताओ, माइनस dB/dt किसको बता रहा है, B के विघटन की दर, यानी इसकी जगह मैं लिख सकता हूं B के विघटन की दर किसके बराबर, B गुणे रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कभी आपको अगर ऐसा सवाल मिल जाए, रेट ऑफ रिएक्शन का मान दिया हो, B का वैल्यू दिया हो, तो सीधे क्या निकाल सकते हो, B के विघटन की दर। कुछ कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, जरूरत पड़ने पर उसी तरह x के बनने का दर निकाल सकते हैं, y के बनने का दर। पर ओवरऑल अब हम लोग इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे वही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैं कुछ रिएक्शन लिख दूंगा और आपको बोलूंगा आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दिखाएं। तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या बोर्ड पे ध्यान देते रहें। और स्टूडेंट्स देखिए, कुछ प्रैक्टिस करते हैं, जब हमें लिखने आ जाएगा तभी कंसेप्ट क्लियर होगा। आपको क्या दिमाग में रखना है, इस फॉर्मूले को किसके लिए था, इसी प्रकार का सारा रिएक्शन आपको मिलेगा। रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए मैं आपको कहता हूं पहले रिएक्शन के लिए, ध्यान दीजिएगा, पहले रिएक्शन के लिए PCl5 टूट रहा है PCl3 + Cl2। रेट ऑफ रिएक्शन आपको लिखना है। स्टाइयोकेमेट्रिक कोफिशिएंट सब बराबर है, 1 1 है, सीधे लिख दीजिए। रिएक्टेंट के लिए माइनस लिखोगे, d/dt। तरीका देखना एकदम ध्यान से, d/dt सांद्रता PCl5, इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब सांद्रता। उसी तरह d/dt स्क्वायर ब्रैकेट में PCl3, यहाँ भी d/dt Cl2, यही ना करते थे आप, इससे तुलना कर लीजिए, एक ही जगह 1 हो गया, सेम इसी तरह लिखना है। और ये आपको ध्यान देना है कि रिएक्टेंट के आगे माइनस साइन होगा। और कभी आपसे हम पूछे क्या ये पॉसिबल है रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव हो, तो आप बोलेंगे सर रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव साइन केवल ये बता रहा है कि समय के साथ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कमी हो रहा है। आइए इसको लिखते हैं। इसके लिए रेट लिखना है, रिएक्टेंट के आगे तो माइनस लगाएंगे, माइनस d/dt। यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है, लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, कंसंट्रेशन इन। अब H2 का लिखना है, ये 3 है तो इससे डिवाइड दे देंगे, d/dt H2 का सांद्रता, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब सांद्रता। अब प्रोडक्ट है तो प्लस हो जाएगा 1/2 d/dt, यहाँ पर NH3। स्टूडेंट्स मिलाइएगा, मैं 100 रिएक्शन कर दूं, अगर आप एक को भी ध्यान ना दो तो कुछ नहीं आएगा। अगर एक रिएक्शन पे आप ध्यान दे दो सब आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, जो स्टाइयोकेमेट्रिक कोफिशिएंट है A B स्मॉल x स्मॉल y, उससे डिवाइड ही तो करना है। यहाँ पर आप देख लीजिए, रेट लिखने को बोले, तीर के पीछे वाला रिएक्टेंट है माइनस, ये 2 है, ये 1/2 d/dt, कंसंट्रेशन किसका लिख दोगे, NO2 का। इसी प्रकार मिलाइएगा स्टूडेंट्स। अगर इसी प्रकार हम बात करें, ये रिएक्टेंट है माइनस
dt। कुछ नहीं, यहाँ 1 है, लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। कंसंट्रेशन F, ये प्रोडक्ट है तो प्लस हो जाएगा, स्टाइयोकेमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 था, भाग दे देंगे, d/dt कंसंट्रेशन NO2, यही होगा स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। अब इसको लिखना है रेट, ये रिएक्टेंट है, माइनस ये 3 यहाँ है तो डिवाइड हो जाएगा dA/dt, ये प्रोडक्ट है 1/2 dB/dt। उसी तरह यहाँ 1 है प्लस हो dC/dt, रेट रिएक्टेंट के आगे माइनस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि रिएक्टेंट है, ये 2 था डिवाइड कर दें d/dt NO2। अब प्रोडक्ट आ गया तो प्लस हो जाएगा और जो स्टाइयोकेमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे भाग देना है, d/dt कंसंट्रेशन NO d/dt कंसंट्रेशन O2। यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है, इसे भी लिख सकते हैं रेट, 3 के पीछे वाले रिएक्टेंट है माइनस होंगे 1/4 d/dt NH3। हर जगह सेम कंसेप्ट है, -1/5 d/dt O2। यहाँ पर प्रोडक्ट है प्लस हो जाएगा 1/4 d/dt NO 1/6 d/dt H2। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये हम सॉल्व करते हैं। लास्ट एग्जाम्पल को मैं फिर से बता दूं जिन्हें डाउट हो रहा हो। रेट हमें लिखना है, 3 के पीछे रिएक्टेंट है, उसके आगे माइनस लगा दिया, NH3 के आगे माइनस लग गया, O2 के आगे माइनस लग गया। जो स्टाइयोकेमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे भाग दे दी, 4 से भाग दे दी 1/4। किसका परिवर्तन हो रहा है? NH3 में, तो परिवर्तन के लिए d/dt लिखे। किसमें परिवर्तन हो रहा है? सांद्रता में, तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब सांद्रता NH3। उसी तरह -1/5 O2 की सांद्रता में परिवर्तन, प्रोडक्ट वाला प्लस होता है, बढ़ रहा है, तो 1/4 d/dt NO 1/6 d/dt H2। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपके कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ी से हम लोग इस चैप्टर को समाप्त भी कर देंगे। तो अगेन प्रयास वही होगा कि आज के लेक्चर के बाद एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे सॉल्व होने लगेंगे, उसको सॉल्व कीजिएगा। और वंस अगेन आप लोग जितना ज़्यादा प्रयास हो सके उतना ज़्यादा मेरे यूट्यूब चैनल को एडवर्टाइज कीजिए। एपेक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक करने का प्रयास कीजिए वीडियोस को और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स, जो लोग रेगुलर स्टडीज़ कर रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं उनके लिए देख लीजिए एक छोटा सा प्रयास। रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्टाइयोकेमेट्री ऑफ द रिएक्शन, अभिक्रिया की दर और अभिक्रिया की स्टाइयोकेमेट्री। आपको बताया था स्टाइयोकेमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है। आज के लेक्चर में डायरेक्ट समझिए। माना एक रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार से ले रहे हैं, A + B से C + D।
अब स्टूडेंट्स इस रिएक्शन पे अगर हम ध्यान दें, इस अभिक्रिया में रिएक्टेंट तथा प्रोडक्ट एक ही स्टाइयोकेमेट्रिक अनुपात में है, यानी ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। अर्थात रिएक्टेंट A तथा B की सांद्रता में कमी तथा प्रोडक्ट C तथा D की सांद्रता में वृद्धि हो रही है, जिसकी अभिक्रिया का निर्धारण हमें करना है। अब स्टूडेंट्स बाय फॉर्मूले के हिसाब से बात करें, पिछली क्लास में बताए थे अभिक्रिया की दर A की सांद्रता में कमी या B की सांद्रता में कमी या प्रतिफल से C की सांद्रता में वृद्धि या D की सांद्रता में वृद्धि। कमी है तो रिएक्टेंट के आगे माइनस लगा देते हैं और वृद्धि है तो प्लस dC/dt या dd/dt। इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब सांद्रता। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको करने के लिए। NO2 गैसियस प्लस CO गैसियस CO2 प्लस NO, जो रिएक्टेंट है उसके आगे माइनस हो जाएगा, माइनस d/dt। NO2 की सांद्रता में परिवर्तन, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब सांद्रता, d/dt का मतलब परिवर्तन, बराबर d/dt CO की सांद्रता में परिवर्तन, d/dt CO2 की सांद्रता में परिवर्तन, d/dt NO की सांद्रता में परिवर्तन। जहाँ प्रोडक्ट है वहाँ प्लस और जहाँ रिएक्टेंट है वहाँ माइनस। अब स्टूडेंट्स उन रिएक्शंस का बात करते हैं जहाँ पर स्टाइयोकेमेट्री समान नहीं है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल लेते हैं N2 प्लस 3H2 से 2NH3। इस रिएक्शन में अभिक्रिया दर के सांद्रण में पद N2 और 3H2 में कमी हो रही है। जी हाँ, अभिकारक है तो कमी होगी, जबकि NH3 में वृद्धि हो रही है, अमोनिया बढ़ेगा। बताए थे बोर्ड पे N2 का 1 मोल H2 का 3 मोल से संयुक्त होकर 2 मोल NH3 बना रहा है। तो आप देख लो N2 का 1 मोल 3 मोल NH3 से मिलकर 2 मोल NH3 बना रहा है। यहाँ H2 के संयुक्त होने की दर, हाइड्रोजन के संयुक्त होने की दर नाइट्रोजन के संयुक्त होने की दर का 3 गुना है। जी हाँ, नाइट्रोजन से 3 गुना ज़्यादा संयुक्त हो रहा है। तथा NH3 के बनने की दर नाइट्रोजन के बनने की दर का, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, 2 गुना है। अब स्टूडेंट्स इस अभिक्रिया में रिएक्टेंट तथा प्रोडक्ट की स्टाइयोकेमेट्री में अंतर है, अतः क्रिया दर एक समान मान ज्ञात करने के लिए स्टाइयोकेमेट्री में अंतर है और क्योंकि उनका रेट ऑफ रिएक्शन का मान एक समान आए, ये ध्यान रखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर आए, इसलिए क्रिया दर अभिव्यक्ति को, जो क्रिया दर है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले रिएक्टेंट तथा प्रोडक्ट के मोल से भाग दे देते हैं या स्टाइयोकेमेट्रिक कोफिशिएंट से भाग दे देते हैं, जो आपको बताए। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन माइनस d/dt N2 माइनस d/dt H2, स्टाइयोकेमेट्रिक कोफिशिएंट 3 था उससे भाग दे दिए और 2NH3 था, यहाँ भाग दे देंगे तो 1/2 d/dt NH3। अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं उस फॉर्मूले का जिससे हम लोग डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक जनरल रिएक्शन मान लो A से A प्लस B से B, स्मॉल x कैपिटल X प्लस स्मॉल y कैपिटल Y। इसका रेट ऑफ रिएक्शन हमें लिखना है। अगर इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो जो स्टाइयोकेमेट्रिक कोफिशिएंट है वो सबसे डिवाइड करना होगा और रिएक्टेंट के आगे माइनस लगाना होगा। A और B के आगे माइनस लगा दिए और स्मॉल a से डिवाइड कर दिए, -1/a dA/dt -1/b dB/dt। प्रोडक्ट है प्लस होगा
और स्टायोकेमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल x और y से डिवाइड करना हो। 1/x dx/dt बराबर 1/y dy/dt। इसमें एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बताए थे। कभी आपसे सवाल जिक्र कर दे a के विघटन या कमी का दर, कभी भी बोल दे a के विघटन या कमी का दर, सीधे लिख दोगे -dA/dt, यानी a की सांद्रता में कमी हो रही है। इसी प्रकार b के विघटन या कमी का दर -dB/dt, x के बनने या प्रकट होने की दर प्लस के साथ dx/dt, y के बनने या प्रकट होने की दर dy/dt। इसके आधार पर आपको 6 एग्जाम्पल्स कराए थे। इसके बाद वो आप लोग बोर्ड से नोट कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स कुछ और बढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम छात्रों के लिए। देखो अलग अलग इसलिए डील करने लगे कि किसी को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्टायोकेमेट्री ऑफ द रिएक्शन, इसमें हमें संबंध बनाना है। अब बात करते हैं, लेट अस कंसीडर द केमिकल रिएक्शन। A + B से C + D कंसीडर कर दिया। इन दिस रिएक्शन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन सेम स्टायोकेमेट्रिक प्रोपोर्शन, यानी ये भी A के आगे 1, B के आगे 1, C के आगे 1, D के आगे 1, सेम प्रोपोर्शन है, सेम रेशो है। Therefore, the rate of reaction may be expressed in terms of decrease of concentration A or B, or the increase in concentration C or D, which is convenient। यानी ज़रूरत पड़ने पर रिएक्टेंट के रूप में A और B में जो कमी हो रही है उसके आधार पर, या प्रोडक्ट C और D में जो वृद्धि हो रही है उसकी कंसंट्रेशन के आधार पर हम लोग केमिकल रिएक्शन के रेट को लिख सकते हैं। जो पिछली क्लास में फॉर्मूला था उसके आधार पर देखो, रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे रिएक्टेंट के आधार पर डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए या डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी। प्रोडक्ट की बात करेंगे इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी या इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो रहा है, माइनस लग जाएगा, -dA/dt -dB/dt, प्रोडक्ट था +dC/dt +dD/dt। अब स्टूडेंट्स इसके ऊपर एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। सिम NO2 गैसियस + CO गैसियस एरो CO2 गैसियस + NO गैसियस। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? -d/dt, जो रिएक्टेंट है उसके आगे -NO2, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाइएगा स्टूडेंट्स, -d/dt CO, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन, और चेंज किस में देख रहे हैं? कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट है d/dt CO2 बराबर d/dt NO। अब उस रिएक्शन का बात करेंगे जिसमें स्टायोकेमेट्री में अलग अलग डिफरेंस हो। N2 + 3H2 से 2NH3, इस रिएक्शन पे ध्यान देना। द अबव रिएक्शन इन्वॉल्व्स, पहला लाइन लिख दिए, डिफरेंट स्टायोकेमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। देखो रिएक्टेंट का यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, प्रोडक्ट का कितना है? 2 है, यानी अलग अलग है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे? इन दिस रिएक्शन, सेम वही बात, इन दिस रिएक्शन द रेट एच विच H2 इज कंज्यूम्ड, जो हाइड्रोजन कंज्यूम्ड हो रहा है नाइट्रोजन का 3 गुना, यहाँ 1 नाइट्रोजन लग रहा है तो हाइड्रोजन 3 लग रहा है। H2 इज कंज्यूम्ड 3 टाइम फास्टर देन रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ N2, यानी नाइट्रोजन की तुलना में 3 गुना ज़्यादा हाइड्रोजन खर्च हो रहा है। उसी प्रकार वाइल द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, ये जो NH3 बन रहा है, नाइट्रोजन 1 लगा तो ये उसका 2 गुना बन रहा है ना। वाइल द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज ट्वाइस द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ N2, यानी N2 के खर्च होने का
दोगुना क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है। तो स्टूडेंट्स, इसके आधार पे नाउ टू गेट यूनिक वैल्यू ऑफ रिएक्शन, अब हम चाहते हैं कि रिएक्शन रेट का एक यूनिक वैल्यू प्राप्त हो। यूनिक वैल्यू ऑफ रिएक्शन रेट इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्पीसीज सेलेक्टेड, यानी किसी भी पदार्थ से तुम निकालो एक यूनिक वैल्यू प्राप्त हो रिएक्शन रेट का, उसके लिए हम लोग यूनिक, याद रखना, एक निश्चित मान प्राप्त हो, इसलिए क्या करते हैं, वी डिवाइड, याद रखिएगा, वी डिवाइड द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन है उसको किससे डिवाइड कर देते हैं, स्टायोकेमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन dN2/dt, रिएक्टेंट था माइनस, H2 का स्टायोकेमेट्रिक कोफिशिएंट 3 था, उससे भाग दे दिए, रिएक्टेंट था इसलिए बाहर माइनस, और NH3 का कितना था, वह 2 था इसलिए डिवाइड कर दिए, प्रोडक्ट है इसलिए प्लस। लास्टली स्टूडेंट्स, इस पूरे कंसेप्ट को जितना पढ़ाए उसको डायरेक्टली आप लोग एक फॉर्मूले से कर सकते हैं। फॉर्मूला यूज्ड, एक जनरल रिएक्शन है, A से A प्लस B से B, एरो स्मॉल x से x प्लस y से y। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, जो रिएक्टेंट का स्टायोकेमेट्रिक है या प्रोडक्ट का, उससे डिवाइड करना है, -1/A dA/dt -1/B dB/dt, या प्रोडक्ट के रूप में +1/x dx/dt +1/y dy/dt। इसी को हमेशा आपको दिमाग में रखना है। मान लो जितना अभी तक तुम्हें पढ़ाए, अगर तुम उसको नहीं भी समझे, तुम ये लिखना सीख जाओगे, 90% सवाल हो जाएंगे। पर अगर उसे सीखे रहोगे तो हमेशा आपको रटना नहीं पड़ेगा। बात करते हैं, कभी किसी क्वेश्चन में कह दे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, डिसअपीयरेंस का मतलब गायब होना, कमी होना, तो उसे लिखते हैं -dA/dt, ए का कंसंट्रेशन है। इसी प्रकार बोल दे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी -dB/dt, या कह दे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ x dx/dt, या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y dy/dt। यही कंसेप्ट है स्टूडेंट्स। इसके बाद जो 6 एग्जाम्पल्स कराए थे उसे आप लोग बोर्ड से नोट कर लीजिएगा। अगला लेक्चर में आपको इस पे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। उसके अगले लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।